नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था। चैप्टर 5 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया चल रहा है। तो पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस किए, इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स के बीच में जो एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स है उसके बारे में। तो हमने शुरू किया था बांग्लादेश से, उससे पहले हम पाकिस्तान के साथ जो एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स है उसके बारे में डिस्कस किए थे। तो अब दूसरे नेबर्स के साथ जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज है, जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है वो देख रहे हैं। तो बांग्लादेश हो गया, अगला है नेपाल। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले नेपाल का मैप देखिए। नेपाल टोटल 5 इंडियन स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। नेपाल बेसिकली एक बफर कंट्री की तरह है इंडिया और चाइना के बीच में। हमारा यूपी, बिहार जैसे स्टेट्स बेसिकली चाइनीज अग्रेशन से बच जाता है दोस्तों नेपाल की वजह से। ठीक है, वैसे जब तक तिब्बत था ऊपर तब हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर 1950s में जैसे चाइना ने तिब्बत को एनेक्स किया तब से हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। वैसे आपको पता होगा दोस्तों, अगर तिब्बत चाइना का नहीं होता तो चाइना डायरेक्टली इंडिया के साथ कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता है कि नहीं। वैसे इंडिया और नेपाल के बीच में स्पेशल रिलेशनशिप है दोस्तों। आपको पता ही होगा, इंडिया नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर्स ओपन बॉर्डर्स है, फ्री बॉर्डर्स है। कोई पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं है नेपाल से इंडिया आने में या इंडिया से नेपाल जाने में। काफी सारे नेपाली सिटीजन्स इंडिया में आके काम करते हैं दोस्तों। ऑफिशियल डाटा ये कहता है 6 मिलियन से ज्यादा, मतलब 60 लाख से ज्यादा नेपाली सिटीजन्स इंडिया में आके काम करते हैं। और नेपाली सिटीजन्स इंडियन आर्मी में भी सर्व करते हैं, ये बात भी आपको मालूम होगा। नाउ नेपाल का मेजर सोर्स ऑफ इनकम है एक तो रेमिटेंस, दूसरा टूरिज्म। रेमिटेंस मतलब क्या होता है, एक कंट्री के सिटीजन्स दूसरे कंट्री में जाके काम करके पैसे कमा के जब होम कंट्री में अपने पैसे भेजेंगे ना, उसे रेमिटेंस कहते हैं। जैसे कि काफी सारे इंडियंस ऐसे दोस्तों जो अब्रॉड में जाके काम करते हैं, वो जब होम कंट्री में बेसिकली इंडिया में पैसे भेजते हैं ना, उसे रेमिटेंस कहते हैं। तो नेपाल का एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है दोस्तों रेमिटेंस, जो इंडिया से होते हैं, है कि नहीं। वैसे नेपाल काफी ज्यादा इंडिया के ऊपर डिपेंडेड है दोस्तों। मैप में आप देख ही सकते हो, नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, सी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अब देखिए, मोस्ट इजीएस्ट एंड इकोनॉमिकल वे ऑफ ट्रेड क्या है, थ्रू सी है कि नहीं। पर नेपाल को अगर सी तक पहुंचना है, दो ही ऑप्शन है, या तो चाइना के थ्रू सीधा साउथ चाइना सी तक पहुंच जाओ, ये तो प्रैक्टिकली वेबल नहीं है, या फिर सीधा वेस्ट बंगाल से होते हुए बे ऑफ बंगाल में पहुंच जाओ। यही रूट नेपाल फॉलो करते हैं। तो अगर इंडिया ना कहेंगे फिर नेपाल को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नेपाल इंडिया के ऊपर वैसे डिपेंडेड है। वैसे नेपाली गवर्नमेंट इंडिया को क्रिटिसाइज करता है कि इंडिया ट्रेड को एज ए वेपन यूज करता है नेपाल के खिलाफ। 2010 या 11 में एक बार इंडिया ने नेपाल की ओर जितने एक्सपोर्ट्स हो रहा था ना, उसे बंद भी किया था जब नेपाल के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुआ था। ठीक है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है दोस्तों नेपाल और चाइना के बीच में जो दोस्ती है। देखिए, जब भी हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं ना इंटरनेशनल रिलेशंस का, तो हमें हमेशा चाइना को ऐसे फैक्टर रखना होगा। हमारे नेबरिंग कंट्रीज का चाइना के साथ क्या रिलेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वैसे नेपाल और चाइना के बीच में उतने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस नहीं है दोस्तों। वैसे तो चाइना और नेपाल बॉर्डर शेयर करता है, पर ये जो एरिया है दोस्तों, ये पूरा पहाड़ी इलाका है, ग्रेट हिमालयस आता है। उस वजह से देखा जाएगा तो चाइना और नेपाल के बीच में उतना अच्छा कनेक्टिविटी नहीं है। एट द सेम टाइम चाइना ने नेपाल में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट भी किया है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में नेपाल भी आता है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे इंडिया और नेपाल के बीच में जो एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स है उसके बारे में। वैसे इंडियन सिटीजन्स और नेपाली सिटीजन्स के बीच में कोई इश्यू नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, करीब 60 लाख से ज्यादा नेपाली सिटीजन्स इंडिया में आके काम करते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं होता है कि नहीं। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ नेपाल के बीच में कुछ इश्यूज है दोस्तों, उसी के बारे में डिस्कशन होगा। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि नेपाल में किस तरह मोनार्कियल रूल चल रहा था, इसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ, फिर मोनार्क ने पार्लियामेंट को डिसमिस किया, फिर उधर प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, फिर माओइस्ट मूवमेंट हुआ था जो आर्म्ड स्ट्रगल किए थे मोनार्क के अगेंस्ट। ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किए थे, है कि नहीं। तो एक बात क्लियर है, नेपाल में माओइस्ट एक्टिविटीज स्ट्रांग है या फिर माओइस्ट मूवमेंट स्ट्रांग है। इवन नेपाली गवर्नमेंट में भी माओइस्ट का इन्फ्लुएंस है। और ये जो माओइस्ट है वो आर्म्ड स्ट्रगल में हथियार उठा के फाइट करने में विश्वास करते हैं। कोई भी कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए माओइस्ट एक्टिविटीज एक चैलेंज है। इंडिया में भी ये चैलेंज है दोस्तों। इंडिया में काफी सारे स्टेट्स है जो माओइस्ट एक्टिविटीज के लिए इनफेमस है, जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र एक्सेट्रा।
हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिवीजन है जो माओइस्ट एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए है। ये माओइस्ट एक्टिविटीज को आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज भी बोल सकते हैं। तो ये सब मैं आपको इधर क्यों बता रहा हूं, देखिए नेपाल में जो स्ट्रॉन्ग माओइस्ट मूवमेंट चल रहा है ना दोस्तों, इसे एज ए ग्रोइंग सिक्योरिटी थ्रेट देखता है इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो माओइस्ट एक्टिविटी से हमेशा कोई भी कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इंडिया में जो माओइस्ट या फिर नक्सलेट एक्टिविटीज चल रहा है उसको सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों नेपाल से। नेपाल में माओइस्ट एक्टिविटीज एकदम स्ट्रॉन्ग है, वो गवर्नमेंट को भी कंट्रोल कर देता है, तो उनका सपोर्ट है इंडिया में जो माओइस्ट है ना उनको। इस तरह हमारा सिक्योरिटी एजेंसीज ने रिपोर्ट किया था। तो नेपाल में जो माओइस्ट है वो ओपन बॉर्डर्स का इस्तेमाल करके बिहार में पहुंच जाता है, बिहार से फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इधर वो माओइस्ट एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली इंडिया के अगेंस्ट ये एंटी सोशल एलिमेंट्स काम करते हैं दोस्तों। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी बार नेपाल गवर्नमेंट को बोला है आपको ये एंटी इंडियन एलिमेंट्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, पर देखिए नेपाली गवर्नमेंट इसको उतना सीरियसली नहीं लिया है। इसके लिए इंडिया और गवर्नमेंट के बीच में हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है दोस्तों। दूसरा इश्यू है दोस्तों ट्रेड रिलेटेड इश्यूज। जैसे मैंने आपको पहले बताया, नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ऊपर से एक कंज्यूमर कंट्री है, ज्यादा कोई प्रोडक्शन उधर नहीं होता, तो वो दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है दोस्तों इंपोर्ट्स के लिए। अब सामान कैसे पहुंचाएंगे नेपाल तक, उसके लिए बिहार वेस्ट बंगाल वाला जो रूट है यही नेपाल भी फॉलो करते हैं। अब नेपाल ये सोचता है दोस्तों इन ट्रेड रूट्स को इंडिया ऐसे वेपन यूज करता है नेपाल के खिलाफ में। ऐसा क्यों बोलता है नेपाल, इसका रीजन है दोस्तों। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था नेपाल एक बफर स्टेट की तरह है इंडिया और चाइना के बीच में। अब एक हद तक चाइनीज अग्रेशन को प्रिवेंट करता है नेपाल का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है। तो हम हमेशा नेपाल और चाइना के बीच में जो रिलेशन है उसे मॉनिटर करते हैं। हमने नेपाली गवर्नमेंट को यह बोला भी है कि आपको चाइना के साथ ज्यादा रिलेशंस मेंटेन नहीं करना है, बेसिकली चाइना को ज्यादा इंकरेज नहीं करना है नेपाल में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज वगैरह करने के लिए जो इंडिया के लिए खतरा बन सकता है। पर देखिए एक टाइम पर ऐसा लग रहा था नेपाल और चाइना के बीच में कोऑपरेशन जो है काफी बढ़ते हुए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था ऐसा मत करो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस वक्त करीब 20 ट्रेड पोस्ट को ब्लॉक किया था नेपाल की तरफ। ठीक है, मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स पहुंच रहे थे नेपाल में वो सबको बंद किया। अगर इंडिया बंद करेंगे तो नेपाल तक कुछ पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ऊपर से तो आ ही नहीं सकता, पूरा पहाड़ी इलाका है। ठीक है, पर देखिए दोस्तों ये तो मैं बोल रहा हूं इंडिया ने ब्लॉक किया था, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिने किया था, हमने ब्लॉक नहीं किया। वो तो मदेशी प्रोटेस्टेंट्स थे जो बॉर्डर्स में जो ब्लॉक कर रहा था। अब मदेशी प्रोटेस्टेंट्स के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था ना कि नेपाल जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें मदेशी पीपल के लिए ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया था। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया था गवर्नमेंट ऑफ नेपाल को कि आप मदेशी पीपल को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, इस वजह से नेपाल गवर्नमेंट ये भी बोलता है कि इंडिया जो है नेपाल का इंटरनल अफेयर्स में ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है कि नहीं। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, इंडिया अगर ट्रेड पोस्ट को ब्लॉक करेंगे तो नेपाल में कुछ भी नहीं पहुंचेगा, इंडिया से भी नहीं पहुंचेगा, दूसरे कंट्री से जो सामान आ रहा है वो भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि नेपाल तक पहुंचने का एक रास्ता जो है वो इंडिया से है। ऊपर वाला रास्ता मत देखिए, वो पूरा पहाड़ी इलाका है। वैसे मैं आपको बताऊं इंडिया से हर दिन 300 से ज्यादा फ्यूल ट्रक्स जाते हैं नेपाल की तरफ। नेपाल का जितना फ्यूल रिक्वायरमेंट्स है ना, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा, वो सब इंडिया से पूरी होती है। ठीक है, और एक बात यह है इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट्स में से करीब 2.5 to 3% जो है नेपाल को जाता है। तो वापस आते हैं, मेनी लीडर्स एंड सिटीजंस इन नेपाल थिंक दैट द इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर्स इन इट्स इंटरनल अफेयर्स। ये वही बात है दोस्तों जो मधेशी पीपल का बात मैंने बोला था आपको। मधेशी कौन है? इंडिया और नेपाल बॉर्डर्स में रहने वाली ग्रुप है। उनको जब नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया था। तो नेपाली सिटीजन्स या पॉलिटिकल लीडर्स ये बोलते हैं ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करते हैं। दूसरा क्या है, इंडिया हैज डिसाइड्स ऑन इट्स रिवर वाटर्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। आप देखिए और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल मैंने आपको बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो बताया था। उसमें एक मेजर इशू मैंने बताया था वाटर शेयरिंग इश्यूज जो है, क्योंकि बांग्लादेश जो है एक लोअर राइपेरियन कंट्री है एज कंपेयर टू इंडिया। जितने भी रिवर्स है वो इंडिया से होते हुए बांग्लादेश में पहुंचते हैं।
तो इंडिया अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स या इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे तो बांग्लादेश को कम पानी मिलेगा। सेम केस इधर भी है दोस्तों, इंडिया और नेपाल के बीच में। इंडिया में ऐसे कई सारे रिवर्स है जो नेपाल के थ्रू पहुंचती है, जैसे कि देखिए गोमती, घाघरा, कोसी। अब यूपी बिहार के कई सारे रीजन्स जो है ये रिवर्स के ऊपर डिपेंडेड है। अगर नेपाल जो अपर रिपेरियन कंट्री है इन रिवर्स में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाएंगे या फिर पानी को डाइवर्ट करेंगे तो नीचे वाला जो रीजन है उधर पानी कम मिलेगा ना। तो इंडिया हमेशा नेपाल को ये बोलता है दोस्तों, आप जब कुछ भी प्रोजेक्ट्स वगैरह डिजाइन कर रहे हो तो हमें भी कंसिडर करके बनाओ। पर नेपाल को ये लगता है कि इंडिया उनके इंटरनल अफेयर्स में ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है। तो ये सारे मेजर एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है दोस्तों इंडिया और नेपाल के बीच में। आप देखिए इस किताब में और एक मेजर इश्यू के बारे में बताया नहीं है जो 2020 में हुआ था, शायद इस किताब उससे पहले लिखा गया होगा इसलिए नहीं है। यह है दोस्तों इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए 2020 में नेपाल ने अपना न्यू पॉलिटिकल मैप रिलीज किया था। उसमें उन्होंने काला पानी, लिम्पियाथुरा एंड लिपुलेक ऑफ उत्तराखंड को नेपाल टेरिटरी करके दिखाया। इवन बिहार का वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में सुस्ता एरिया को भी उन्होंने अपना नया मैप में इंक्लूड किया था। तो इंडिया स्ट्रेट अवे इस मैप को रिजेक्ट किया। ठीक है, इंडिया ने बोला नेपाल का जो नया मैप है इट इन्वॉल्व्स आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट ऑफ टेरिटरीज। वो आर्टिफिशियली उनकी टेरिटरीज को एनलार्ज किया हुआ है। बेसिकली वो इंडिया की टेरिटरी है, आप बिना कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड एविडेंस का इस तरह मैप बदल नहीं सकते। अब नेपाल का क्लेम क्या है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। 1816 में सुगोली ट्रीटी साइन हुआ था नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच में। इस ट्रीटी के हिसाब से काली रिवर को आज नेपाल बाउंड्री विद इंडिया डिसाइड किया था। अब नेपाल क्या क्लेम कर रहा है दोस्तों, द रिवर टू कालापानी वेस्ट इज द मेन काली एंड दस नेपाल हैज टेरिटोरियल राइट्स टू इट। मतलब जो काली रिवर सुगोली ट्रीटी से डिसाइड हुआ था ना, वो काली रिवर एक्चुअल काली रिवर नहीं है। काला पानी का वेस्टर्न साइड में एक रिवर है वो है एक्चुअली काली रिवर। इसलिए ये काला पानी, लिम्बियाथुरा एंड लिपुलेक पास जो है ये एरिया जो है नेपाल की टेरिटरी है। अभी तक ये इशू प्रॉपर तरीके से सोल्व नहीं हो पाया है। वैसे रिसेंटली नेपाली प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बीच में मीटिंग्स वगैरह हुआ था, पर ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में ज्यादा बातें नहीं हुई थी। देखिए नेपाल इतना भी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है कि इंडिया के साथ पंगा ले। अब बात यह है ना, इंडिया एक पीस लविंग कंट्री है, हम किसी के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहता है। अगर डिप्लोमेटिक तरीके से प्रॉब्लम सोल्व हो जाए वही ठीक है। वैसे नेपाल को शर्म आना चाहिए, ऐसा एक कंट्री जो पूरे ही डिपेंडेड है इंडिया के ऊपर, वही टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स लेके आ रहा है इंडिया के साथ। तो मोस्ट प्रोबेबली स्टेटस को चेंज नहीं होने वाला है, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। पर अभी के लिए ये इश्यू के बारे में ज्यादा बातें नहीं हो रही है दोस्तों पिछले 1-2 साल से। अब तो टाइम ही बताएगा कि आगे क्या होगा। पर जैसे मैंने बताया मोस्ट प्रोबेबली स्टेटस को मेंटेन होगा, इंडिया अपना स्टेटस चेंज नहीं करने वाला है। ठीक है, नाउ इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद, एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद इंडिया और नेपाल के बीच में सॉलिड रिलेशनशिप है दोस्तों। ट्रेड रिलेशनशिप है, साइंटिफिक कोऑपरेशन है, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेस हम शेयर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स है जो दोनों कंट्रीज को एक साथ रखते हैं दोस्तों। सो देयर इज ए होप दैट कंसोलिडेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल विल लीड टू इंप्रूवमेंट्स इन द टाइज बिटवीन टू कंट्रीज। तो अभी नेपाल में जो डेमोक्रेसी है तो इससे नेपाल में इंप्रूवमेंट्स होगा और दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप भी और स्ट्रेंथन होगा, यही हम उम्मीद करेंगे। तो आगे क्या होगा ये तो टाइम ही बताएगा। पर देखिए मोस्ट प्रोबेबली जैसे मैंने आपको बताया ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, इंडिया अपना स्टेटस को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, डिस्पाइट डिफरेंसेस, ट्रेड, साइंटिफिक कोऑपरेशन, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स होल्ड द टू कंट्रीज टुगेदर। इतने डिफरेंसेस तो हैं, वैसे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इंडिया और नेपाल के बीच में। अभी भी रिलेशनशिप अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक है, फिर भी थोड़ा बहुत एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स मैंने आपको बता दिया। इसके बावजूद हमारे बीच में कोऑपरेशन सही है, ट्रेड कोऑपरेशन है, साइंटिफिक कोऑपरेशन है, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि रिवर्स वगैरह वो हम शेयर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स है कि नहीं। जैसे कि नेपाल में एक अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसमें हमने इन्वेस्ट किया था। तो बेसिकली हमने नेपाल में इन्वेस्ट भी किया है, नेपाल के साथ हमारा कोऑपरेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, एट द सेम टाइम नेपाल गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में थोड़ा बहुत
क्या है, ओपिनियन डिफरेंसेस भी है, ठीक है। सो देयर इज ए होप दैट कंसोलिडेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल विल लीड टू इंप्रूवमेंट्स इन द टाइज बिटवीन टू कंट्रीज। देखिए अब तो नेपाल में डेमोक्रेसी आ गया है, वो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूरा खत्म हो गया है। अब नेपाल बेसिकली एक यंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो जैसे जैसे नेपाल आगे बढ़ेंगे उसके हिसाब से इंडिया और नेपाल के साथ जो रिलेशन है, जो टाइज है, वो और स्ट्रेंथन होंगे, वही हम उम्मीद करते हैं ना। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, नेपाल के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना इंडिया के लिए भी जरूरी है बिकॉज ऑफ द चाइना फैक्टर। आप देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, नेपाल इज ए बफर कंट्री इंडिया और चाइना के बीच में। अगर हम नेपाल के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन नहीं करेंगे तो नेपाल चाइना की तरफ टिल्ट होने का चांसेस है। ऑलरेडी अगर आप देखोगे चाइना ने कई सारी इन्वेस्टमेंट्स नेपाल में किया है, ठीक है। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो नेपाल के थ्रू जाता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी नेपाल में आ गया है। ये सबसे चांसेस है नेपाल चाइना की तरफ टिल्ट हो जाए। अब देखिए चाइना की तरफ टिल्ट होने से हमारे लिए खतरा है, क्योंकि देखिए नेपाल को ऑब्वियसली ऐसे बफर स्टेट चाइना यूज कर सकता है। अगर इंडिया के अगेंस्ट अटैक करना है तो नेपाल जैसे एक अच्छा जगह उन्हें नहीं मिलेगा, एकदम हाइट में एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह देखिए नेपाल है, ये पूरा नेपाल को वो इस्तेमाल करेंगे इंडिया के अगेंस्ट अटैक करने के लिए। तो हमेशा नेपाल के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिफरेंसेस, ये भी इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों चाइना नेपाल में इतना इंटरेस्ट दिखाने का। वैसे अगर आप देखोगे 1950 से लेके अभी तक चाइनीज प्रेजेंस रहा है नेपाल में, उसका एक रीजन ये है, देखिए आपको पता है 1950s में चाइना तिब्बत को अनेक्स किया था और ये तिब्बतियन पीपल को बिल्कुल सही नहीं लगा है। कोई भी कंट्री के सिटीजन ये नहीं चाहेंगे दूसरे कंट्री के कंट्रोल में आना, पर अनफॉर्चुनेटली तिब्बत के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो अभी के हिसाब से तिब्बत जो है चाइनीज कंट्रोल में है। अब देखिए तिब्बतियन सिटीजन्स नेपाल को यूज ना करे चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि देखिए नेपाल में भी बुद्धिज्म है, तिब्बत में भी बुद्धिज्म है, तो तिब्बत और नेपाल एक साथ आ सकता है। ऑलरेडी तिब्बत में एक डिस्कंटेंट है चाइना के अगेंस्ट, और तिब्बतियन सिटीजन्स नेपाल को भी साथ में ना ले, इसलिए चाइना ने क्या किया है 1950 से लेके, मतलब जब से तिब्बत को अनेक्स किया है ना, तब से लेके अब तक नेपाल में काफी इंटरेस्ट दिखाया है। इन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट्स किया है, काफी इकोनॉमिकल असिस्टेंस नेपाल को चाइना ने प्रोवाइड किया है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था इंडिया का एडवांटेज क्या है, नेपाल तक की जो कनेक्टिविटी है वो इंडिया प्रोवाइड करता है थ्रू कोलकाता पोर्ट। दूसरी तरफ पूरा हिमालयन माउंटेन्स है, तो इस एरिया को नेपाल उतना यूज नहीं कर पाता है। पर आजकल हिमालयास भी एक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है दोस्तों। चाइना ने कई सारे रोड्स वगैरह बनवाया है नेपाल तक, इन रोड्स बनवाया है। चाइना के पास पैसे है दोस्तों, तो वो रोड्स बनवा रहे हैं, पहाड़ों के बीच में से रोड्स बना रहा है, पहाड़ों तोड़ के रोड्स बनवा रहा है। तो बेसिकली चाइना नेपाल तक की कनेक्टिविटी ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया है, और भी बड़े बड़े प्लान्स है चाइना का। और चाइना का एक सॉफ्ट पॉलिसी भी है नेपाल के साथ, वो ये है दोस्तों, चाइना मैंडरिन लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल्स खोला है नेपाल का टेराई रीजियन में। और चाइनीज मधेशीस है ना, जो मधेशीस के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया था, मधेशीस को मैंडरिन लैंग्वेज में आजकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहा है। मतलब चाइना सब कुछ प्री प्लान कर रहा है, कल्चरली नेपाल के साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश में है। आप सोचिए दोस्तों, नेपाल का ज्योग्राफिकल लोकेशन से इंडिया के साथ कल्चरल रिलेशन ज्यादा होना चाहिए ना, ये चाइना को पता है। तो चाइना क्या कर रहा है, पैसे खर्च करके नेपाल में आके मैंडरिन सिखा रहा है। तो बेसिकली एक चाइनीज इंफ्लुएंस लाने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए, ऑलरेडी मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट हो चुका है चाइना की तरफ से नेपाल में। आपको शायद पता होगा चाइना ने कमिट किया है कि काठमांडू, पोखरा और लुम्बिनी को कनेक्ट करने के लिए, लुम्बिनी के बारे में तो आपको पता ही होगा, लॉर्ड बुद्धा का बर्थ प्लेस है। तो नेपाल का कैपिटल काठमांडू, फिर एक इंपॉर्टेंट सिटी है पोखरा और लुम्बिनी, ये तीनों रीजन्स को कनेक्ट करने के लिए एक रेलवे लाइन आने वाला है दोस्तों नेपाल में। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाई देता हूं, ये काठमांडू दिख रहा है आपको, ये लुम्बिनी है बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ये पोखरा है। तो ये सारे एरियाज को कनेक्ट करने का एक रेलवे लाइन भी आने वाला है चाइना की तरफ से। और देखिए दोनों कंट्रीज ने एग्री किया है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क क्रिएट करेंगे। समझ रहे हो आप कितने पैसों का इन्वेस्टमेंट है। मैंने आपको पहले बताया चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में नेपाल भी आता है, और चाइना और नेपाल के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी फाइनलाइज हो रहा है, ठीक है। और नेपाल ने चाइना के साथ सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स में भी कई सारे एग्रीमेंट साइन किया दोस्तों, रिसेंटली न्यूज में आया था। मतलब नेपाल और चाइना म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स में।
अगर कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो रहा है, बेसिकली अगर नेपाल में एंटी चाइना एक्टिविटीज हो रहा है या फिर चाइना में एंटी नेपाल एक्टिविटीज हो रहा है, तो ये सब में आपस में हेल्प करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिए नेपाल और चाइना के बीच में रिलेशंस जितना अच्छा होगा या फिर नेपाल के ऊपर चाइनीज इन्फ्लुएंस जितना ज्यादा होगा उतना इंडिया के लिए कंसर्न्स होगा। इसका रीजन क्या है मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। वैसे देखा जाएगा तो नेपाल इंडिया के साथ ज्यादा जुड़ा होना चाहिए, पर देखिए चाइना कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। चाइना नेपाल को अपना साइड लेना चाहता है, ठीक है, ये हमारे लिए कंसर्न है। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि नेपाल को एक एहसास दिलाना चाहिए कि इंडिया उनके साथ है, ना कि चाइना। वैसे नेपाल के अंदर एक माइंडसेट है दोस्तों कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, देखिए जितना ज्यादा चाइना और नेपाल के बीच में रिलेशंस अच्छा होगा या फिर जितना ज्यादा चाइनीज इन्फ्लुएंस नेपाल के ऊपर होगा उतना ज्यादा कंसर्न होगा इंडिया के लिए। बहुत पहले क्या होता था, हिमालयास की वजह से ज्यादा कोई रिलेशंस नहीं हो पाता था चाइना और नेपाल के बीच में, पर आजकल ऐसा लगता है हिमालयास भी एक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कनेक्टिविटी धीरे धीरे बन रहा है। वैसे वो प्रैक्टिकली वायबल नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है, इतना आसान नहीं है। फिर भी देखिए दोस्तों चाइना है, उनके पास पैसे है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज करवाने में वो हमेशा माहिर है। इंडिया को काउंटर करने के लिए चाइना ये कर भी सकता है। इसलिए आजकल ऐसा नहीं है कि नेपाल कंप्लीटली इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। कल ये भी हो सकता है नेपाल कंप्लीटली चाइना की तरफ टिल्ट हो जाए। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा ऐसा होना चाहिए दोस्तों, हमें कभी भी नेपाल को कमजोर नहीं समझना है। पहले समझ सकता था पर आजकल ऐसा नहीं है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि नेपाल कंप्लीटली डिपेंडेंट है हमारे ऊपर। ये भी स्टेटस चेंज हो सकता है आगे। तो दोस्तों दैट्स इट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जब भी हम साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में रिलेशंस की बात करते हैं, स्पेशली जब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो चाइनीज फैक्टर बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो इंटरनेशनल रिलेशन है हमारा वो चाइनीज फैक्टर के ऊपर ही डिसाइड होता है कि नहीं। चाइना और दूसरे कंट्री के बीच में रिलेशंस क्या है, उस तरह हमारे फॉरेन पॉलिसी भी आजकल चेंज होता है, ठीक है। तो ये सब समझ के आपको पढ़ना है। सो अगले वीडियो में हम श्रीलंका भूटान के साथ इंडिया के जो डिफिकल्टीज है, रिलेशनशिप है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे।